नमस्कार, मैं पीसी तिवारी आप सभी का राजपूत ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेला में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि एडीआई की नई वैकेंसी आ चुकी है। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि एडीआई के पेपर में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एप्टीट्यूड टेस्ट। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम देखेंगे कि इस एप्टीट्यूड टेस्ट में सिलेबस में क्या क्या है, आयोग ने सिलेबस में क्या बताया है ये पहले हम देखेंगे, और उसके अंदर सब टॉपिक क्या क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर में इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके साथ हम देखेंगे कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इस पर्टिकुलर पेपर में अच्छा मार्क्स गेन करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज आयोग ने दी है। तो सबसे पहले आयोग ने इस पर्टिकुलर सिलेबस में मेंशन किया है इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन, संचार कौशल या संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, यह आपके सिलेबस का हिस्सा है। यह एक थ्योरेटिकल टॉपिक है लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए यह सिलेबस का हिस्सा है। इससे प्रीवियस पेपर में लगभग 6 क्वेश्चन के आसपास पूछा गया है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होता है, बशर्ते बस आप टॉपिक को पढ़कर रखे हों, तभी आप इस टॉपिक से क्वेश्चन बना सकते हैं। सेकंड जो पार्ट है वो है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है और इससे लगभग जो है वो 24 क्वेश्चन के आसपास, 24 क्वेश्चन के आसपास एग्जामिनेशन में आया है। अभी हम देखेंगे कि इस टॉपिक के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक हैं। आयोग ने तो सिर्फ ये कुछ पॉइंट्स डिफाइन किए हैं कि ये आपको पढ़ना है, उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है ये मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है उसमें। ठीक है। थर्ड जो टॉपिक है वो है आपका डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डीएम और उसके साथ में प्रॉब्लम सॉल्व करना। यह भी एक टॉपिक का हिस्सा है, लेकिन आपके पेपर में, प्रीवियस पेपर में इससे कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन आगे जब पेपर होगा तो मे भी हो सकता है इससे क्वेश्चन आए, क्योंकि यह एक अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पर्टिकुलर सिलेबस का। नेक्स्ट जो पार्ट है उसको कहते हैं सामान्य मानसिक योग्यता, या फिर इंग्लिश में कहते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी। लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास इस टॉपिक से आया था, तो यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं। और लास्ट पार्ट आपका जो है वो है आपका मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो यदि आप पूरे सिलेबस को गौर करेंगे तो कुल मिलाकर के 5 पार्ट है। उस 5 पार्ट में शुरुआत के 4 पार्ट जो हैं वो रीजनिंग का हिस्सा है, और आखिरी का जो पार्ट है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दैट मींस गणित या फिर मैथमेटिक्स का हिस्सा है। ठीक है। तो आप जब देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स से भी लगभग, जिसका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स है, उससे भी 27 क्वेश्चन के आसपास आया है। पेपर जो है वो टोटल 100 क्वेश्चन का है। 100 क्वेश्चन का जो पेपर है उसमें लगभग 85 क्वेश्चन के आसपास आपके मैथमेटिक्स और रीजनिंग के ही हिस्से हैं, और बाकी बचे हुए क्वेश्चन में लैंग्वेज है, कंप्यूटर है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखने को आपको मिलेंगे। इसका मतलब है मेजॉरिटी जो है वो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में मैथमेटिक्स और रीजनिंग की है, और मैथमेटिक्स और रीजनिंग में भी मेजॉरिटी जो है वो किसकी है, रीजनिंग की है। ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है। इसका मतलब है कि यदि आप एडीआई के पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहते हैं तो आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स इन दोनों को काफी अच्छा करना पड़ेगा। अच्छा तो आपको बाकी सब्जेक्ट भी करना पड़ेगा, पेपर भी आपको अच्छा करना है, बाकी सब्जेक्ट भी अच्छे करने हैं, लेकिन पेपर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसीलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस पेपर में रहेगा और कम टाइम में आप उसको बना पाएंगे। ठीक है। आइए देखते हैं कि सिलेबस में आपको पढ़ना क्या क्या है। जैसे पहला टॉपिक है संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल या इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन। तो जैसा कि सिलेबस में पहले आपको मेंशन किया है इंटरपर्सनल स्किल, और उसके साथ में मेंशन किया है कम्युनिकेशन स्किल। इन दोनों टॉपिक्स को आपको पढ़ना है और उसके साथ साथ
लीडरशिप क्वालिटी को भी आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये लगभग 3 हिस्से हैं इसके। जब ये टॉपिक शुरुआत होता है तो शुरुआत में इस टॉपिक में इंटरपर्सनल स्किल को पढ़ा जाता है, उसके बाद कम्युनिकेशन को पढ़ा जाता है, फिर आगे जाकर के लीडरशिप क्वालिटी वाला जो पॉइंट होता है उसको भी इस टॉपिक में पढ़ा जाता है। नेक्स्ट पार्ट आपका लॉजिकल रीजनिंग का है। तो लॉजिकल रीजनिंग में यदि हम देखें तो यहां पर हमारे पास 5 पार्ट्स है। एक है आपका सिलोलिज्म, जिसको हम लोग कहते हैं न्याय निगमन, ठीक है, सिलोलिज्म। उसके बाद है कॉज एंड इफेक्ट, उसके बाद है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, उसके बाद है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, और फिर मिरर एंड वाटर इमेजेस है। क्वेश्चन आपका मिरर इमेज से आया है इसीलिए मिरर इमेज मेंशन किया गया है, अदरवाइज मिरर एंड वाटर इमेजेस दोनों से क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। अब देखते हैं कि इसमें है क्या। तो जैसे अभी पिछला जो आपने टॉपिक देखा तो उसमें भी देखा कि पूरे थ्योरेटिकल पार्ट थे, तो लगभग यहां पर भी पूरे थ्योरेटिकल पार्ट है। यहां पर आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, और यदि टॉपिक सिलोलिज्म और ये कथन एवं निष्कर्ष स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का है तो इन दोनों टॉपिक में स्टेटमेंट और उसके साथ कंक्लूजन रहेंगे। आपको चेक करके बताना है कि कौन सा कंक्लूजन स्टेटमेंट के हिसाब से सही है या गलत है, ऑप्शन रहता है। ये जो कारण एवं प्रभाव है, कॉज एंड इफेक्ट है, यहां पर भी 2 स्टेटमेंट रहेगा। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा कारण है और कौन सा उसका प्रभाव है। मतलब कॉज और इफेक्ट दोनों को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा कॉज है और कौन सा उसका इफेक्ट है। बाकी कथन एवं पूर्व धारणा की बात करें तो यहां पर भी आपके पास स्टेटमेंट और अजम्पशन रहेंगे। मतलब आपके पास कुछ स्टेटमेंट रहेंगे, उससे रिलेटेड आपके पास अनुमान या फिर पूर्व धारणा या फिर आपका क्या रहेगा, अजम्पशन रहेगा। आपको चेक करना है कि कौन सा अजम्पशन स्टेटमेंट से मैच करता है या नहीं करता है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं लगभग क्या हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन है जैसे दर्पण प्रतिबिंब। आपको कोई डायग्राम दे सकता है और आपको कह सकता है कि इस डायग्राम का बताइए कि मिरर इमेज क्या होगा या फिर वाटर इमेज क्या होगा। मतलब उसमें देखने पर इस डायग्राम का क्या चित्र बनेगा, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो एक क्लॉक का क्वेश्चन था कि इतना समय घड़ी में हो रहा है, बताइए यदि मैं इस घड़ी को दर्पण में देखता हूं तो कितना समय होगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। अब इसी लॉजिकल क्वेश्चन में एक आपका यहां पे सदृश्यता है और एक आपका क्या है, वर्गीकरण है। इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, एनालॉजी वगैरह के कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट पर बेस्ड रहते हैं, काफी इजी होते हैं, थोड़ा सा ट्राई करने से वो बन जाते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक भी इसी का हिस्सा है। अब इसके जस्ट बाद जो टॉपिक है उसको हम लोग कहते हैं एनालिटिकल रीजनिंग। क्या कहते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है रैंकिंग का। किसका टॉपिक है, रैंकिंग का। तो रैंकिंग में पोजीशन के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपके रैंकिंग के पेपर में देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। इसी के साथ आपके पास है सिटिंग अरेंजमेंट। तो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट में जैसे एक लाइन में लोगों को प्लेस करना, ठीक है, 2 पैरेलल लाइन में लोगों को प्लेस करना, सर्कल में लोगों को प्लेस करना, इस तरह से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। और उसके बाद यहां पे कुछ पजल वाले क्वेश्चन भी होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इन टॉपिक से इस तरह के वेटेज निकल करके आ रहे हैं। इसका मतलब है कि एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में पेपर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये जो है ये हिस्सा प्रीवियस पेपर में नहीं पूछा गया है, बट ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले आपको बेसिक डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद एज ए अधिकारी आपके सामने जब समस्याएं आएंगी तो आप उस समस्या का समाधान कैसे करेंगे, ये चीज डिस्कशन पॉइंट में, मतलब आपको केस स्टडी दिया होगा कि आप इस जगह के अधिकारी हैं,
आपके सामने ये समस्या खड़ी हुई है, बताइए इसका क्या सॉल्यूशन होगा, इस तरीके से। ठीक। और फिर तीसरा पॉइंट जो है वो है आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये 3 पॉइंट इस टॉपिक के अंतर्गत हैं। पहला है बेसिक डेफिनेशन, दूसरा है एज ए अधिकारी आपके सामने जो समस्या आएगी उसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे, क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से आपको सॉल्यूशन करना है। फिर आपके सामने लास्ट है एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो एलिजिबिलिटी टेस्ट में जैसे जब कोई वैकेंसी आती है या किसी जॉब के बारे में सिलेक्शन की बात होती है तो उसकी कुछ कंडीशंस होती है, जैसे कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, इतने % के साथ होना चाहिए, इतना ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं। वो सारी कंडीशन ऊपर बता दी जाती हैं प्रश्न में, और फिर नीचे किसी बंदे की इंफॉर्मेशन दी जाती है। बताया जाता है कि वो ग्रेजुएशन कर चुका है, बताया जाता है कि उसका इतना % मार्क्स है, बताया जाता है कि उसे इतना एक्सपीरियंस है, सारी इंफॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग भी बताई जाती है। आपको बस ये करना होता है कि उस इंफॉर्मेशन को मैच करना होता है दी गई जानकारी से, और जब आप इसके साथ उसको मैच करते हैं तो आपको यह पता चलता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन उससे रिलेट कर रही है, तो सिलेक्शन उसका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस तरीके से ये 3 पार्ट इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये सब थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं जो आपने देखा। तो पार्ट नंबर 3 भी थ्योरेटिकल है और पार्ट नंबर 1 भी आपका थ्योरेटिकल था। ठीक है, 4th पार्ट जो है ये काफी बड़ा है, इसमें काफी सारे हिस्से हैं और हर एक हिस्सा अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे यहां पर देख रहे हैं कि श्रेणी एवं अनुक्रम या फिर सीरीज एवं सीक्वेंसेस, देखिए इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, लगभग 5 क्वेश्चन के आसपास आया है। आपको सीरीज दिया होगा, वो सीरीज नंबर का भी हो सकता है, वो सीरीज अल्फाबेट का भी हो सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आएगा। आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना पड़ सकता है या उसका रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना पड़ सकता है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लगभग देखिए 5 क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट है आपका क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन एवं घनाभ। इससे क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, लेकिन इसका क्वेश्चन मैथमेटिक्स के क्वेश्चन से अलग होता है। यहां पर 1 सरफेस पेंटेड क्यूब कितने हैं, 2 सरफेस पेंटेड क्यूब कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कट, टोटल नंबर ऑफ क्यूब, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कलरलेस क्यूब, ये सारे क्वेश्चन ओवरऑल एग्जाम में आते हैं। फिर आपके पास एक टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर से एक क्वेश्चन आया हुआ है। आपको कोई एक डेट दी जाएगी, उस डेट को चेक करना है और यह देखना है कि वो डेट का डे क्या है। तो आपको एक डेट दी जाएगी, आपको बोला जाएगा कि बताइए कौन सा दिन है। तो लॉजिकल कंसेप्ट से और उसके फॉर्मूले वगैरह को लगा करके आप उस डेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर एक टॉपिक आपका घड़ी है, क्लॉक। क्लॉक से क्वेश्चन आता है, तो क्लॉक से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि मिरर और वाटर इमेजेस का जो हमने देखा था उससे भी क्वेश्चन था। एंगल निकालने को कह सकता है, टाइम निकालने को कह सकता है, क्लॉक का स्लो और फास्ट होना हो सकता है। ऐसे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक से आ सकते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड रिलेशन। शायद ही कोई एग्जाम होगा जिसमें ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस नहीं आते। लगभग सारे एग्जाम्स में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आते हैं। उसी प्रकार से आपके इस एग्जाम में भी ब्लड रिलेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे 2 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो इसके भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसे ही एक टॉपिक है डाइस। डाइस से भी इस पर्टिकुलर सिलेबस में जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, फिर आपका है लुप्त पद ज्ञात करना या फिर इंसर्टिंग मिसिंग नंबर या इंसर्टिंग मिसिंग टर्म। क्या होता है कि एक डायग्राम आपको दिया होता है, उस डायग्राम के रिगार्डिंग आपको चेक करना होता है कि किसी एक डिब्बे में कोई टर्म मिसिंग है, तो उसको आपको फाइंड आउट करना पड़ सकता है। तो वो टर्म नंबर भी हो सकता है और वो टर्म आपका कोई अल्फाबेट भी हो सकता है। तो इस तरीके से मिसिंग नंबर जो है वो आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। इसके बाद एक आपका टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम भी एक इंपॉर्टेंट है टॉपिक। जैसे आपका फॉर्मूला वगैरह, सेट थ्योरी वगैरह जो हम लोग पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड इस टॉपिक से क्वेश्चंस रहते हैं। फिर एक है डायरेक्शन।
डायरेक्शन से भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। लगभग सारे एग्जाम्स में डायरेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। आप देख भी रहे हैं कि 3 क्वेश्चन डायरेक्शन से आया हुआ है। इसके बाद आपके पास अंग्रेजी वर्णमाला है, इंग्लिश अल्फाबेट है, इससे भी आपके 9 क्वेश्चंस हैं। और फिर आपका एक टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग, इससे भी लगभग कितने क्वेश्चन है आपके? 5 क्वेश्चन है। इस तरीके से इस पूरे जीएमए में लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास जो है वो पेपर में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि एप्टीट्यूड टेस्ट में रीजनिंग का कितना इंपॉर्टेंस है ये आप इस सिलेबस से आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद जो लास्ट पार्ट है वो है मैथमेटिक्स। तो जो मैथमेटिक्स है उस मैथमेटिक्स में क्या क्या चीजें हैं ये आपको समझना है। जब आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो उस मैथमेटिक्स में आपको यह जानना जरूरी है कि मैथमेटिक्स में सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है या पहला जो पार्ट होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है इसमें हमेशा बुनियादी गणना या फिर आप कह सकते हो बेसिक कैलकुलेशन। बिना बेसिक कैलकुलेशन के आप प्रॉब्लम नहीं बना सकते। मैथमेटिक्स का पूरा बेस ही जो है वो कैलकुलेशन पर है, इसीलिए शुरुआत आपको बेसिक कैलकुलेशन से करनी होगी। जब आप बेसिक कैलकुलेशन आपका अच्छा होगा तो आप मैथमेटिक्स में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक, इसके जस्ट बाद जो है वो है नंबर सिस्टम। सबसे पहला टॉपिक जो है वो क्या हो जाता है आपका? नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि लगभग 6 क्वेश्चन के आसपास इस टॉपिक से आया हुआ है। फिर एक आपका आता है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण जिसको कहते हैं। इससे भी 3 क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ऐसे ही आपका एलसीएम एचसीएफ भी है, भले इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि देखिए क्या है, सिलेबस तो बहुत बड़ा है, लेकिन एग्जामिनर को तो उससे एक लिमिटेड क्वेश्चन पूछना है। तो कभी किसी टॉपिक से क्वेश्चन आता है, कभी उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आपको पढ़ते समय पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास है एवरेज। एवरेज में 2 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आए हैं। ऐसे ही आपके पास है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात, और एक टॉपिक आपका क्या है? आयु का है। तो इस तरीके से ये कुछ टॉपिक्स हैं जो यहां पर मेंशन किए गए हैं। बाकी टॉपिक्स नेक्स्ट पेज में हैं। देखिए एक चीज का ध्यान रखें कि क्वेश्चन में लिखा है क्लास 10th लेवल। आयोग ने यह मेंशन किया है कि आपका पेपर 10th के लेवल का होगा, बट कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 10th के लेवल पे नहीं है, जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन 10th के लेवल पे नहीं है। तो मे भी हो सकता है कि आपके पेपर में उस टाइप के क्वेश्चन आए, तो वो टॉपिक भी मैं यहां पर हिस्सा रखा हूं सिलेबस में, ताकि उस चीज को भी आपको पढ़ना रहे। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे मेंशन करके रखा हुआ है क्या? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, या फिर जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्रमचय एवं संचय। ठीक, फिर आपका टॉपिक है यहां पर पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम, नल एवं टंकी। उसके साथ साथ ये आपको समय एवं कार्य, समय एवं कार्य ये नहीं है, समय एवं कार्य पिछले वाले पार्ट में, इसी में आपके पास टाइम एंड वर्क का भी प्रॉब्लम रहेगा। टाइम एंड वर्क, तो टाइम एंड वर्क के साथ जो है वो पाइप एंड सिस्टम जो है वो आपको पढ़ना रहेगा। ये दोनों जो है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ऐसे ही आपके पास परसेंटेज है। यदि आप परसेंटेज को पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज के साथ आपको प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तीनों को एक साथ आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आता है तो इन तीनों से रिलेट करके आता है और तीनों का कंसेप्चुअल पॉइंट जो है वो क्या है? सेम है। ठीक, इसके जस्ट बाद है चाल दूरी समय, टाइम डिस्टेंस, या फिर आपका नाव धारा। इन दोनों टॉपिक को भी आपको साथ में पढ़ना चाहिए, क्योंकि दोनों का कंसेप्ट जो है वो क्या है? सेम है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। ठीक, फिर आपके पास आता है मिक्सचर, मिश्रण। ये जो मिक्सचर है वो एक्चुअल में ये पिछले जो 3-4 टॉपिक हैं, जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट है, चाल दूरी समय है, इससे रिलेट करता है आपका क्या? मिक्सचर का टॉपिक। ठीक, उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो है उससे भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में दिखेगा।
तो इससे भी क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में हो सकता है। अभी भले नहीं पूछा गया है, वो अलग मैटर है। पेपर में इन दोनों टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं है, बट मे भी हो सकता है कि आपके पेपर में इसका हिस्सा हो, ये पेपर का हिस्सा हो। फिर आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। फिर आपके पास आता है क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, और आखिरी टॉपिक क्या है आपका, सांख्यिकी। भले आपको कुछ टॉपिक में देखने को मिल रहा है कि कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं दिख रहा है, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि जब आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आपको सारे टॉपिक्स को क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे इसमें। ठीक है, तो यदि आप इसमें अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको क्वेश्चंस काफी ज्यादा करने होंगे, और क्वेश्चन करने के पहले जो कंसेप्चुअल पॉइंट है, उस कंसेप्चुअल पॉइंट को आपको अच्छे से क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। यदि आपका कंसेप्ट अच्छा है, कैलकुलेशंस आप अच्छे से कर सकते हैं, तो इस पेपर में अच्छा मार्क्स आप ला सकते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन पेपर में सबसे जो बेसिक पॉइंट है वो आपका कंसेप्ट है, रेगुलर प्रैक्टिस है, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप बनाएंगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस आपका इस पर्टिकुलर पेपर में निकल करके आएगा। आई होप आज का जो सेशन था वो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू।